तो सातवें चरण का रण जारी है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। चलते हैं अनामिका के पास, जिसके पास इस वक्त मौजूद है मंत्री नीलकंठ तिवारी, और जानते हैं कि नीलकंठ तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। अनामिका। बनारस में, विशेष तौर पर दक्षिणी में, उसके तिगुने मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आपका जो वीडियो था उसको लेके मैं आज फिर एक बार से कह दूंगी लोगों से, चूंकि लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं और आपने चूंकि माफी मांगी थी, तो उसका मतलब क्या था, लोगों को समझा दीजिए। मेरा बस एक लाइन का कहना था सबसे, कि लोगों ने दक्षिणी विधानसभा में सभी पक्ष के विकास के कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किए गए। फिर भी यदि कोई काम बचा है तो मैंने ये कहा था सबसे कि सब लोग मुझसे आग्रह करें, एक बार सब हमसे भेंट कर लें, व्यक्तिगत रूप से बात कर लें। और मेरा उनसे आग्रह था कि यदि मान लीजिए किसी कारणवश कार्य छूट गया होंगे तो उसके लिए क्षमा है, आगे उसको पूरा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये नीलकंठ तिवारी जी हैं जो कि वोट डालने के बाद बाहर निकले हुए हैं, खास बातचीत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो काम अब तक नहीं हो पाए हैं वो इस बार के कार्यकाल में करने का पूरा प्रयास करेंगे। और वो लोगों से ये भी अपील कर रहे थे कि लोग घर से बाहर निकलें और अपने मतदान का इस्तेमाल करें, वोट करने के लिए घर से बाहर आए। तो हमारी सहयोगी अनामिका को आप सुन रहे थे, नीलकंठ तिवारी से बात कर रही थी। और देखिए, सातवां चरण बेहद महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यहां पर धनबली हैं, बाहुबली हैं, 7 मंत्री हैं और इसके अलावा छोटे दलों के भी प्रत्याशी हैं जिनकी आज किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। यूपी में 7वें चरण का मतदान करीब 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान चल रहा है। 403 सीटें पूरी हो जाएंगी आज के मतदान के बाद। 7वें चरण में 613 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में होगी बंद। पूर्वांचल के 9 जिलों में चुनाव हो रहा है। 54 विधानसभा सीटें हैं, बहुत निर्णायक सीटें हैं, आखिरी रण है। ऐसे में जो ये आखिरी रण जीतेगा लखनऊ की सत्ता पर वही काबिज होगा। भले ही सभी पार्टियां इस बात का दावा कर रही हों कि पहले 6 चरणों में हमने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, लेकिन सभी को मालूम है कि आखिरी रण कितना महत्वपूर्ण है। इस वजह से सभी ने पूरी ताकत झोंक दी थी प्रचार के दौरान। फिर चाहे प्रधानमंत्री मोदी रहे हों, जिन्होंने 3 दिन तक पूर्वांचल में बिताया, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ममता बनर्जी, सभी ने एक साथ मंच साझा किया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वाराणसी में नजर आई थी। अमित, आपको रोकूंगी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को। आजमगढ़ में ईवीएम खराब हुई है। बूथ संख्या 143 की हम बात कर रहे हैं, जिस पर ईवीएम खराबी की खबर आ रही है। सदर विधानसभा सीट पर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है, जिसे दुरुस्त करने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 54 सीटें हैं, 54 रिपोर्टर भी हमारे पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत दिलचस्प, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही निर्णायक भूमिका का पूरा 7वें चरण का ये मतदान है, जिसके बाद 10 तारीख का इंतजार रहेगा, किसकी जीत किसकी हार। तो मतदान के 1 घंटे हो गए हैं और उस बीच ये खबर आजमगढ़ से आई, जहां पर ईवीएम खराब है। बूथ संख्या 143 पर ईवीएम खराब है। सदर विधानसभा सीट पर ईवीएम खराब होने के चलते मतदान बाधित है और मतदाताओं को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए 7वें चरण का कुछ समीकरण समझाते हैं, कहां पर क्या मुकाबला देखने को मिल रहा है, कौन से बड़े चेहरे हैं और किस तरीके की तस्वीर अभी तक सामने आई है। जिला गाजीपुर की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और यहां पर कई दिग्गजों की अग्नि परीक्षा भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और आजमगढ़ की बात करें यहाँ पर अमित, तो देखिए ये पूरी तरह से सपा वालों का गढ़ है। इसको सेंधमारी इसमें करना ये बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछली बार महज 1 सीट फिल्माई थी और 9 सीटों में सपा का ही कब्जा रहा था। जहूराबाद सीट से ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। मोहम्मदाबाद से शोएब अंसारी हैं, सिकबतुल्लाह अंसारी के बेटे हैं, वो ताल ठोक रहे हैं। यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर सोनभद्र में भी वोटिंग हो रही है। रॉबर्ट्सगंज में 4 बजे तक जो वोट डाले जाएंगे उसकी तस्वीर भी हम आपके सामने रखेंगे। दुद्धी में सिर्फ 4 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद यहां पर मतदान रोक दिया जाएगा। तो देखिए ये बता रहे हैं, ये 7वें चरण का जो महासंग्राम चल रहा है उसको आप ग्राफिक्स के जरिए समझ रहे हैं। जिला चंदौली की हम बात कर रहे हैं। 4 विधानसभा सीटों पर यहां पर चुनाव चल रहा है। बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही है। यहां पर 14 लाख मतदाता हैं जो आज अपने घरों से निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 925 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चकिया में 4 बजे तक मतदान होगा। 4 सीटों पर है ये मतदान, सभी सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इसके अलावा
अब आपको बताते हैं जिला भदोही का पूरा लेखा जोखा, जिसमें 3 विधानसभा सीटें हैं। ये 3 सीटें भी बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, बीजेपी के लिए पिछली बार की तुलना में इस बार अपना जीत का आंकड़ा बढ़ाना, सीटें बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। 2017 में 2 सीटों पर बीजेपी का यहां से कब्जा था। 3 सीटों में से 2 बीजेपी ने अपने खाते में डाली थी, लेकिन इस बार कोशिश रहेगी 3 की 3 जीतने की। औराई में बीजेपी सपा में कांटे की जंग बताई जा रही है। जिला भदोही की हम बात कर रहे हैं। ज्ञानपुर से विजय मिश्रा जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। अब हम इसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं, जिला मऊ, ये भी पूरी तरह से जो गढ़ है, यहां पर बाहुबलियों का गढ़ इसको बताया जाता है, जिससे 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 में 3 सीटों पर यहां पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई थी। मऊ सदर हॉट सीट मानी जाती है, जहां से अब्बास अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हैं, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, और वो इस बार चुनावी मैदान में है, पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 विधानसभा सीटों वाले आजमगढ़ की बात करते हैं, सबसे बड़ा जिला। 10 विधानसभा की सीटें यहां पर, जो कि सपा गढ़ है। 2017 में सपा ने यहां पर 5 सीटें जीती थी और सपा का इसे गढ़ माना जाता है सीधे तौर पर। 50% मुस्लिम और यादव वोटर यहां पर है। 2017 में यहां पर महज 10 में से 1 सीट बीजेपी को मिल पाई थी, तो इस बार बीजेपी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की है। 5 विधानसभा वाले जिले मिर्जापुर की बात करते हैं, जहां पर भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, और बहुत ही तेजी में जल्दी हम आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि जान लीजिए 7वें चरण का मतदान बेहद अहम हो जाता है जब यहां पर बाहुबली और धनबली जब हैं जो मैदान में उतरते हैं। इस बार सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है। कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, और कुछ पार्टीज भी हैं जो मैदान में हैं। और छोटी पार्टी की बात कर रहे हैं अमित, तो छोटी पार्टी जो है इस बार 7वें चरण में जो मुख्य मुकाबला है, बिल्कुल उनकी भूमिका भी तय करने वाला ये 7वां चरण है। ये मोहम्मदाबाद सीट देखिए आप, यहाँ से अलका राय और उनके सामने शोएब अंसारी चुनावी मैदान में है। सिद्दुल्लाह अंसारी के बेटे हैं, पहली बार ताल ठोक रहे हैं अलका राय के सामने। तो देखना होगा किस तरीके का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता है। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे। कालीचरण राजभर के सामने है ओम प्रकाश राजभर। 2017 के चुनाव में इसी सीट से चुनावी मैदान में थे, लेकिन तब बीजेपी के साथ गठबंधन था। घोरावल सीट का समीकरण आप देखिए, अनिल मौर्य है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उनके सामने है रमेश चंद्र दुबे, और दोनों के बीच में टाइट फाइट देखने को मिल रही है। तो ये आप हॉट सीट्स जान रहे हैं 7वें चरण की। अशोक सिंह बीजेपी के, अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी से मऊ सदर, बेहद हॉट सीट, बहुत ही प्रीमियम सीट आप इसको बताएंगे, क्योंकि यहां पर भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर भदोही से आ रही है, जहां पर ईवीएम खराब हो गई है। बूथ संख्या 117, 118, 119 पर ईवीएम खराब हो गई है। ईवीएम खराब होने से मतदान यहां पर नहीं शुरू हो पाया है। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथों का यह मामला है, जहां पर ईवीएम में खराबी के चलते मतदान अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अमित, और ये समझा जा सकता है कि पिछली बार के जितने चरण हुए हैं उससे ज्यादा इस बार ईवीएम खराबी की खबरें आ रही हैं, और ये अपने दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि 7वें चरण का मतदान हो रहा है। 9 जिलों की 54 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जहां शुरू होना था, वहां पर जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी आ रही है, चुनाव शुरू नहीं हो पा रहा है। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, मतदान देना चाहते हैं, लेकिन खराब ईवीएम की वजह से मतदान नहीं कर पा रहे हैं। इस समय हमारे साथ कुछ रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। अनामिका हमारे साथ वाराणसी से हैं, पवन गौड़ है हमारे साथ मिर्जापुर से, और सर्वेश हमारे साथ हैं भदोही से। तो आइए सबसे पहले एक अपडेट अनामिका से ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस समय मौजूद है। अनामिका, क्या लहर, क्या हलचल बनी हुई है? पिछली बार तो यहां पर सुपड़ा साफ था, क्लीन स्वीप बीजेपी का था, इस बार कैसी लहर बनी हुई है, और तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, लहर का जिक्र करेंगे हम, लेकिन जो उसके पहले तस्वीर है आज की बेहद खूबसूरत, वो दिखा दूं मैं आपको। काशी में मतदान चल रहा है, और काशी की तमाम सीटों को लेकर के जो सियासी रसाकसी है, उसके बीच में वोटर्स का जो उत्साह है वो भी देख पा रहे होंगे आप। एक बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पे हैं जो चलने में असमर्थ है, उनके परिवार के लोग उनको साथ में लेकर के चल रहे हैं। सर, वोट दे दिया आपने? हाँ। सर, चलने में समर्थ नहीं है आप, लेकिन सुबह सुबह निकले वोट डालने के लिए, क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे, यही करने आए हैं। हम ले लेंगे। ऐसा जहन में आया कि दोपहर में कभी भी जाके डाल देंगे, सुबह सुबह क्यों जाए? नहीं, सुबह हम हमेशा सुबह से ही डालते हैं। अच्छा। भीड़ हो जाती है तो परेशानी, अब खड़े नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे, 1 घंटा वहाँ क्यों करें? तो सुबह सुबह आके सबसे पहले अपना वोट दे दिया। हम हमेशा आपके बेटे हैं ये हमारे नाती हैं। नाती हैं। अच्छा, आपने वोट दे दिया भाई साहब? नहीं, मैं अभी इनको छोड़ के आएंगे तो फिर। अच्छा, इनको पहले छोड़ के आएंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, जहाँ पर जो उनके नाती हैं वो उनको लेकर के वो डलवाने के लिए लाए हैं, और बुजुर्ग का ये कहना है कि चूंकि चलने में वो असमर्थ है, लिहाजा पहले सोचा वोट दे दे, उसके बाद बाकी सारे काम, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी भीड़ कम होती है, उनको ऐसा लगता है। दूसरी बड़ी बात रही काशी की अगर सियासी रसाकसी की, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ काशी के दक्षिणी
मंदाकिनी सीट पर। ये वही सीट है जहां से सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी भी कुछ देर पहले वोट डालने के लिए आए थे। नीलकंठ तिवारी को 2017 के चुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। 2022 के चुनाव में एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। पीएम मोदी ने जो 3 दिन पहले रोड शो किया है काशी में, पीएम मोदी ने भी रोड शो के जरिए मंदाकिनी सीट और ये जो आसपास का इलाका है यहाँ के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, यानी कि नीलकंठ तिवारी के पक्ष में प्रचार किया है। तो माना यह जा रहा है कि यहाँ पर नीलकंठ तिवारी जो है सरकार में मंत्री है, मजबूत दावेदार है, लेकिन चुनौती उनके सामने समाजवादी पार्टी की ओर से किशन दीक्षित दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वही सीट है जिसको लेकर के नीलकंठ तिवारी का कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वायरल वीडियो में नीलकंठ तिवारी माफी मांगते नजर आ रहे थे। हालांकि हमने उनसे ये सवाल पूछा था, लेकिन उनका जवाब ये था कि मेरे वीडियो को मैनिपुलेट किया गया। मैंने कहा था कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो उसके लिए माफी वो उसको अगले कार्यकाल में, इस कार्यकाल में हम पूरा कर देंगे। तो ये रहा काशी की इस सीट का हाल। बाकी अगर पूरे काशी की बात करें हम तो ने बातचीत की अनामिका, वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद आएंगे आप लोगों के पास। देखिए हमारे साथ मंत्री रविंद्र जायसवाल जी भी हैं कि सर आप किस मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? विकास, विकास और सर्वांगीण विकास, यह पूरा प्रदेश विकास के साथ खड़ा है। पूरा प्रदेश खड़ा है, सुरक्षा साथ खड़ा है, सुरक्षा के लिए खड़ा है। योगी जी ने लोगों को सुरक्षित किया है। गुंडे, अपराधी, आतंकवादी प्रदेश छोड़ के भागे हैं। आतंकवाद, गुंडा राज के। आपके खुद पति जो है दूसरी बार मैदान पे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आपको क्या लगता है बनारस में जितना आसान था पहले, इस बार भी है नहीं आसान? अगर आसान हो तो फिर मजा ही क्या है, लेकिन बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये मोदी जी का क्षेत्र है, वो सांसद है यहाँ के, तो ये लहर पूरी बनी हुई है। देखिए मंत्री और मंत्री की वाइफ दोनों वो कह रहे हैं, मगर मंत्री की वाइफ का कॉन्फिडेंस मंत्री से ज्यादा है। वो कह रही है आसान होता तो लड़ाई का मजा क्या। महिला है और महिला है तो निश्चित तौर पर यह ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं। तो ये लोग सब लोग लास्ट तक मेहनत करते रहते हैं, और इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि हर घर की लक्ष्मी, हर घर की माँ, हर घर की बेटी हमारे इसलिए पूजनी होती है। तो मंत्री रविंद्र जायसवाल को सुन रहे थे आप, जिनका कहना है कि 5 साल तक बतौर मंत्री, बतौर विधायक उन्होंने जो कामकाज किया है उसी के आधार पर पब्लिक के बीच में गए थे और आज पब्लिक उनके लिए वोट कर रही है। तो देखिए, और उन्होंने बोला भी कि उनकी धर्मपत्नी जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और आइए अब सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगियों की तरफ। हमारे साथ अनामिका बनी हुई है, हमारे साथ पवन गौड़ हैं, हमारे साथ सर्वेश है। अनामिका से हम अपडेट ले चुके हैं, जल्दी से अपडेट ले लेते हैं हम पवन गौड़ से। मिर्जापुर से हमारे साथ है पवन। मिर्जापुर में कैसा इस समय मतदान चल रहा है? छिटपुट खबरें आ रही हैं जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। क्या शांतिपूर्ण और स्मूथ तरीके से मिर्जापुर में मतदान होता हुआ देखा जा रहा है? और बात करिए कुछ लोगों से, अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं तो। देखिए आपको बताऊं, मिर्जापुर की अगर बात करें तो यहाँ 5 विधानसभा सीट है, पांचों की पांचों पिछली बार बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगी अपना दल एस के पास थी। तो यहाँ सिर्फ 5 सीट पर लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है प्रतिष्ठा की भी, क्योंकि यहाँ से अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद है, जो अपना दल एस की अध्यक्ष भी हैं। लेकिन यहाँ एक जो सीट है मड़िहान, वहां भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि वहां से समाजवादी पार्टी और जो अपना दल कमेरावादी में जो गठबंधन है, लेकिन उस सीट पर वो गठबंधन नहीं है, दोनों ही पार्टी के अपने उम्मीदवार हैं। हमारे साथ कुछ वोटर हैं जो वहां वोट डाल के आ रहे हैं। आप वोट डाल के आए हैं, क्या कुछ मुद्दों पर आपने वोट डाली है अंदर? सर विकास के नाम पर। विकास के नाम पे किस तरह का यहाँ काम रहा है सरकार की अगर बात करें? काम बहुत अच्छा था। काम बहुत अच्छा था। एक महिला वोटर भी हमारे साथ हैं। मैम, आप वोट डाल के आई हैं? जी हाँ। किन मुद्दों पे आपने मतदान किया है? उनके जो उन्होंने सही काम किया, हमने उन्हीं को दिया। जो सही काम किया है उसको लेके मतदान किया है। किस तरह से उन्होंने सही काम किया है? उन्होंने समाज के प्रति जो काम किया है। और तो कुछ वोटर्स का कहना है कि विकास के लिए मतदान किया है, जिस तरह से सही काम जो सरकारों के द्वारा किया गया है उसको लेकर उनकी सोच के आधार पर उन्होंने मतदान किया है। तो यहाँ जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से यहाँ रमाशंकर पटेल जो कि योगी सरकार के मंत्री हैं, वो भी यहाँ मड़िहान से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी दोनों के ही प्रत्याशी यहाँ से मैदान में है।
उसके साथ साथ यहाँ अगर सदर विधानसभा की बात करूं, क्योंकि मैं मिर्जापुर सदर में खड़ा हुआ हूं इस समय, यहाँ से रत्नाकर मिश्र बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आजमगढ़ से लेके वाराणसी तक का ये जो 7वां चरण चल रहा है ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लिए भी एक जिम्मेदारी है, आप लोग अपनी फोटो लीजिए, मतदान करने के बाद अपनी मतदान की हुई उंगली के साथ सेल्फी लेके हमें भेजिए। हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, हम आपकी तस्वीर, आपकी सेल्फी अपने चैनल पर दिखाएंगे। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, 7वें चरण की मतदान शुरू हो चुका है। अब कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए भी देंगे। अपील तो हम कर ही रहे हैं, आप अपनी सेल्फी भी भेजिए। और देखिए वो जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं, या वो सीटें जिस पर जबरदस्त मुकाबला है। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय मोहम्मदाबाद सीट से मैदान में, समाजवादी पार्टी की तरफ से शोएब अंसारी ही परिवार की तरफ से जबरदस्त फाइट यहां पर भी मानी जा रही है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कालीचरण राजभर बीजेपी जहूराबाद सीट, ओम प्रकाश राजभर। वैसे माना जा रहा है ओम प्रकाश राजभर की ये सीट फंस गई है। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट कही जा सकती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं घोरावल सीट। आप देख सकते हैं अनिल मौर्य बीजेपी से हैं, रमेश चंद्र दुबे एसपी से यहां पर एक दूसरे को फाइट देते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम सीटें स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 7वें चरण के महासंग्राम की तस्वीरें आपके सामने, अपडेट आपके सामने है, और इसी बीच एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। सोनभद्र में ईवीएम खराबी की खबरें आ रही हैं। बूथ संख्या 245 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ईवीएम खराब हुई है। द्विधि विधानसभा का यह मामला है। अभी तक वोटिंग यहां पर शुरू नहीं हो पाई है। द्विधि सीट पर शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां पर बूथ संख्या 245 पर ईवीएम खराब है। दुद्ध विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सिर्फ 4 बजे तक वोटिंग होनी है, लेकिन ईवीएम खराबी के चलते मतदान शुरू नहीं हो पाया है। सोनभद्र से ही हमारे सहयोगी राजू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। राजू, यहां से भी खबर सामने आ रही है, कुछ जगहों पर ईवीएम खराब है जिसके चलते मतदान बाधित है। आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है, और जो वोटर्स वहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत की कोशिश करिए। उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार सर्वेश के पास चल लेते हैं, जो कि भदोही से हमारे साथ हैं। सर्वेश, भदोही से क्या अपडेट, क्या जानकारी है, कैसे चल रहा है चुनाव वहां पर? तीनों सीटों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, और इस वक्त तो सर्वेश की गांव है जो कि बाहुबली विजय मिश्रा का जहां पर वोट पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले उनके एमएलसी पत्नी यहां पर आई और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और यहां से वो जा चुकी हैं। और इसके अलावा मैं बताऊं कि अगर औराई की बात करें तो वहां पर बंद चीनी मिल जहां मुद्दा है, वहीं पर भदोही सीट पर बुनकरों की समस्याएं हैं। इसके साथ साथ ज्ञानपुर सीट पर रामपुर का जो मोटर पुल बनाने की मांग है वो बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ किसानों की समस्या है, चूंकि कृषि प्रधान जिला है, किसानों की अपनी समस्याएं हैं। तो इस तरह की तमाम समस्याएं इस जिले में है और जनता सुबह से निकलकर अपना वोट कास्ट कर रही है। बात अगर हम 2017 की करें तो 2017 में 2 सीटों पर भदोही और औराई में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। भदोही सीट पर रविन्द्रनाथ तिवारी ने जीत दर्ज की थी, जबकि हम अगर बात करें औराई की तो वहां पर दीनानाथ भास्कर ने, जबकि बाहुबली विजय मिश्रा ने निषाद पार्टी से इस ज्ञानपुर सीट पर जीत दर्ज की थी। और एक बार फिर से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से बाहुबली विजय मिश्रा चुनाव मैदान में है, और एक बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर उनकी लड़ाई जो है वो निषाद पार्टी भाजपा गठबंधन से है। जी
ठीक है सर्वेश, लौटेंगे और जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, बहुत ही छोटा सा ब्रेक। हमारे दर्शक कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि महा कवरेज लगातार जारी है, जल्द लौट रहे हैं। और गाजीपुर सीट की बात कर रहे हैं। संगीता बलवन बीजेपी से और जय किशन साहू एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है और इस पर भी सबकी नजर लगी हुई है। और संगीता, जिस तरह से बात हो रही थी कि वो पहले भी बहुत जबरदस्त बड़े मार्जिन से जीती थी, एक बार फिर से चुनावी मैदान में। वही घोसी सीट की बात की जाए तो विजय राजभर यहां पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि दारा सिंह चौहान इस वक्त एसपी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। और दारा सिंह चौहान को लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा उनके लिए जनसभा करते हुए कहा था कि इन्होंने सही समय पर गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा है, यानी कि बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। और वैसे तो संपर्क में लंबे समय से थे। गिरीश यादव बीजेपी के जौनपुर से, अरशद खान समाजवादी पार्टी की तरफ से। जौनपुर जिले के बारे में एक बात जान लीजिए, हर विधानसभा सीट पर तकरीबन 30 से 40 हजार यादव है और इसीलिए जौनपुर को भी अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ के बाद। बिल्कुल, मडियान सीट पर रमाशंकर सिंह पटेल और रविंद्र पटेल यहां पर चुनावी मैदान में है। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, 7वें चरण की मतदान शुरू हो चुका है। अब कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए भी देंगे। अपील तो हम कर ही रहे हैं, आप अपनी सेल्फी भी भेजिए। और देखिए, वो जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं या वो सीटें जिस पर जबरदस्त मुकाबला है। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय मोहम्मदाबाद सीट से मैदान में, समाजवादी पार्टी की तरफ से शोएब अंसारी ही परिवार की तरफ से जबरदस्त फाइट यहां पर भी मानी जा रही है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कालीचरण राजभर बीजेपी जहूराबाद सीट, ओम प्रकाश राजभर। वैसे माना जा रहा है ओम प्रकाश राजभर की ये सीट फंस गई है। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट कही जा सकती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं घोरावल सीट। आप देख सकते हैं अनिल मौर्य बीजेपी से हैं, रमेश चंद्र दुबे एसपी से यहां पर एक दूसरे को फाइट देते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम सीटें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लड़ाई है। अशोक सिंह बीजेपी के मऊ सदर सीट, अब्बास अंसारी एसपी से हैं और एसपी गठबंधन से हैं और यहां पर भी जबरदस्त लड़ाई है। वहीं आजमगढ़ सदर सीट की बात कर रहे हैं, अखिलेश मिश्रा बीजेपी के और दुर्गा प्रसाद यादव एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में है। उसके बाद अनिल राजभर, अरविंद राजभर, जबरदस्त मुकाबला शिवपुर सीट पर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वो पहले नेता थे जिन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा था, मंत्री पद छोड़ा था और उसके बाद से वो लगातार बगावत करे। तो राजभर परिवार मैदान में। उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चित जो सीट है नीलकंठ तिवारी बीजेपी वाराणसी दक्षिण सीट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और फिर कामेश्वर दीक्षित का जब नाम सामने आया तो सबने यही कहा, अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया, वो सक्सेसफुल होता है नहीं, उस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, और गाजीपुर सीट की बात कर रहे हैं। संगीता बलवन बीजेपी से और जय किशन साहू एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है और इस पर भी सबकी नजर लगी हुई है। और संगीता, जिस तरह से बात हो रही थी कि वो पहले भी बहुत जबरदस्त बड़े मार्जिन से जीती थी, एक बार फिर से चुनावी मैदान में। वही घोसी सीट की बात की जाए तो विजय राजभर यहां पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि दारा सिंह चौहान इस वक्त एसपी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। और दारा सिंह चौहान को लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा उनके लिए जनसभा करते हुए कहा था कि इन्होंने सही समय पर गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा है, यानी कि बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। और वैसे तो संपर्क में लंबे समय से थे। गिरीश यादव बीजेपी के जौनपुर से, अरशद खान समाजवादी पार्टी की तरफ से। जौनपुर जिले के बारे में एक बात जान लीजिए, हर विधानसभा सीट पर तकरीबन 30 से 40 हजार यादव है और इसीलिए जौनपुर को भी अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ के बाद। बिल्कुल, मडियान सीट पर रमाशंकर सिंह पटेल और रविंद्र पटेल यहां पर चुनावी मैदान में हैं। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, 7वें चरण की मतदान शुरू हो चुका है। अब कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए भी देंगे। अपील तो हम कर ही रहे हैं, आप अपनी सेल्फी भी भेजिए। और देखिए, वो जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं या वो सीटें जिस पर जबरदस्त मुकाबला है। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय मोहम्मदाबाद सीट से मैदान में, समाजवादी पार्टी की तरफ से शोएब अंसारी ही परिवार की तरफ से जबरदस्त फाइट यहां पर भी मानी जा रही है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कालीचरण राजभर बीजेपी जहूराबाद सीट, ओम प्रकाश राजभर। वैसे माना जा रहा है ओम प्रकाश राजभर की ये सीट फंस गई है। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट कही जा सकती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं घोरावल सीट। आप देख सकते हैं अनिल मौर्य बीजेपी से हैं, रमेश चंद्र दुबे एसपी से यहां पर एक दूसरे को फाइट देते दिखाई दे रहे हैं।
तो ये तमाम सीटें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लड़ाई है। अशोक सिंह बीजेपी के मऊ सदर सीट, अब्बास अंसारी एसपी से हैं और एसपी गठबंधन से हैं और यहां पर भी जबरदस्त लड़ाई है। वहीं आजमगढ़ सदर सीट की बात कर रहे हैं, अखिलेश मिश्रा बीजेपी के और दुर्गा प्रसाद यादव एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में है। उसके बाद अनिल राजभर, अरविंद राजभर, जबरदस्त मुकाबला शिवपुर सीट पर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वो पहले नेता थे जिन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा था, मंत्री पद छोड़ा था और उसके बाद से वो लगातार बगावत करे। तो राजभर परिवार मैदान में। उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चित जो सीट है नीलकंठ तिवारी बीजेपी वाराणसी दक्षिण सीट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और फिर कामेश्वर दीक्षित का जब नाम सामने आया तो सबने यही कहा अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया, वो सक्सेसफुल होता है नहीं, उस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और गाजीपुर सीट की बात कर रहे हैं, संगीता बलवंत बीजेपी से और जय किशन साहू एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है और इस पर भी सबकी नजर लगी हुई है। और संगीता जिस तरह से बात हो रही थी कि वो पहले भी बहुत जबरदस्त बड़े मार्जिन से जीती थी, एक बार फिर से चुनावी मैदान में। वही घोसी सीट की बात की जाए तो विजय राजभर यहां पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि दारा सिंह चौहान इस वक्त एसपी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। और दारा सिंह चौहान को लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा उनके लिए जनसभा करते हुए कहा था कि इन्होंने सही समय पर गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा है, यानी कि बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और वैसे तो संपर्क में लंबे समय से थे। गिरीश यादव ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 54 सीटें हैं जहां पर मतदान लगातार जारी है और ये महसूस किया जा रहा है बार बार आपको जब भी हम अपडेट दे रहे हैं कि ईवीएम में बहुत गड़बड़ी आ रही है, क्योंकि पिछले जितने भी चरण निकल चुके हैं वहां पर इतनी अपडेट हमने अब तक आपको नहीं दी है कि ईवीएम में इतनी खराबी आ रही है। बहरहाल हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भुवन जोशी जी हैं समाजवादी पार्टी से, आनंद दुबे जी हमारे साथ बीजेपी से है। जल्दी से रिएक्शन पहले लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा शुरू करेंगे। भुवन जोशी जी आपसे ले लेते हैं अपडेट, इसके ऊपर रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी, क्या आपका रिएक्शन रहेगा पार्टी की तरफ से, क्योंकि 7वां चरण जहां पर बाहुबली है, धनबली है, छोटी पार्टियों के नेता हैं और आप तो एक बार फिर पहले ही बोल चुके हैं कि आप ही की सरकार बनने वाली है, तो 7वें चरण से समाजवादी पार्टी को कितनी उम्मीदें हैं, आप कैसे देख रहे हैं 7वें चरण को? देखिए मैं कहना चाहता हूं ये जो 7वां जो चरण चल रहा है और ये पूर्व का क्षेत्र है और मैं कहना चाहता हूं कि जो 10 मार्च का रिजल्ट आप देखेंगे, जो परिणाम आएगा, जो सूर्योदय होगा उत्तर प्रदेश का वो पूर्व से ही होता है और पूर्व से ही होगा। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी और नया सूर्योदय उत्तर प्रदेश का होगा तो 10 मार्च में वो पूर्व से ही होगा। ठीक है। आनंद दुबे जी, जिन 54 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 2017 में 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का कब्जा था, क्या वो कारण होंगे कि इस बार उस प्रदर्शन को आप दोहरा पाएंगे? और साथ ही साथ 2017 में मोदी लहर में भी आप आजमगढ़ किले में सेंधमारी नहीं कर पाए थे, इस बार क्या फैक्टर होगा कि आप वो भी कर पाएंगे? देखिए इस बार का जो चुनाव है वो आजमगढ़ महर्षि दुर्वासा की जमीन से और बनारस तक भगवान भोलेनाथ की धरती तक ये चुनाव जो है फैला हुआ है। और निश्चित रूप से जिस तरह से पूर्वांचल पिछली सरकारों में, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, पिछड़ा रहा, यहाँ के विकास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब से प्रधानमंत्री जी वाराणसी में और योगी जी गोरखपुर के रहने वाले हैं, वहां से जब ये लोग चुनकर देश की सदन में गए और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गए, वो प्रधानमंत्री बने, ये मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से इस पूरे इलाके का जो स्वरूप बदला है, यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हुई है, यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा है, यहाँ पर एक्सप्रेसवे बने हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, बिजली, मैं इसी इलाके का रहने वाला हूं सर। लेकिन पिछली बार तो मोदी लहर में जब आपने आजमगढ़ में सिर्फ 1 सीट पाई, तो इस बार की चुनौतियां तो ज्यादा गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी काफी प्रचार कर रही है, अपनी जीत कदम भर रही है। इस पर तो मैं आपके रिएक्शन ले लूंगी, लेकिन फिलहाल रामगोपाल हमारे साथ हैं, मऊ से मौजूद है, उनसे जल्दी से जान लेते हैं। मऊ सदर सीट सबसे हॉट सीट है। रामगोपाल, आप बताइए इस समय कैसा मतदान चल रहा है? अगर आपके पास लोग हैं जो मतदान करके आए हैं, उनसे बात करिए, और कहीं ईवीएम की गड़बड़ियों की अपडेट है आपके पास तो वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए।
बिल्कुल, इस वक्त मऊ के सदर विधानसभा में एक जगह पे ईवीएम खराबी की शिकायत आई थी, हालांकि उसको प्रशासन ने ठीक कर लिया है। और इस वक्त मैं मऊ सदर में ही खड़ा हूं और ये ITI कॉलेज है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। अगर हम मऊ जिले की बात करें तो मऊ जिले की जो सियासत है, इस सियासत में जो है बसपा की बड़ी मजबूत पैठ यहाँ पे देखने को मिल रही है। मऊ सदर विधानसभा सीट से एक तरफ जहां बसपा और सपा के प्रत्याशी के रूप में मुख्तार अंसारी के लड़के यहाँ पे चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं भाजपा की तरफ से अशोक सिंह हैं, तो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर भी यहाँ पे चुनावी मैदान में है। इसी तरीके से बसपा जो दूसरी सीट पे बहुत अच्छी टक्कर दे रही है वो घोसी से है। घोसी में चूंकि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कद्दावर नेता थे सुधाकर सिंह, उनके बागी हो जाने के कारण अब उन्होंने वहां पे बसपा को समर्थन कर दिया है और जिसके कारण वहां पे बसपा बेहद अच्छी स्थिति में है और वहां पे बसपा अच्छी लड़ाई लड़ रही है। अगर मोहम्मदाबाद गोहना की बात करें तो यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। यहाँ पे भाजपा बसपा और सपा के बीच लड़ाई देखने को मिल रही है, जबकि मधुबन में भी त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। कई मतदाता लाइन में लगे हैं। सर, वोट देने से पहले क्या मुद्दा है वोट देने का? मुद्दा एक काम का है, बेरोजगारी का है। हाँ दादा, हाँ वही चीज है। वही क्या सोच के मतदान करने आए हैं? क्या मुद्दा रहेगा इस बार का? क्या बताएं आपको, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, यही। अच्छा रामगोपाल, सबके अपने मुद्दे होते हैं, बुनियादी मुद्दे सड़क बिजली पानी कई है, लेकिन महंगाई को जहन में रखकर भी कुछ लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बार अनामिका से अपडेट ले लेते हैं जो कि वाराणसी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिन वाराणसी में बिताना, जयंत चौधरी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव का एक साथ मंच पर आना, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद माथे पर त्रिपुंड लगाना, इस आखिरी चरण के रण से पहले क्या ज्यादा प्रभावी रहा वाराणसी में? और देखिए कि संदेश देने का प्रयास किया गया पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से कि कोई भी किसी को किसी के गढ़ में बहुत कंफर्टेबल जोन में छोड़ना नहीं चाहता और मजबूत चुनौती देना चाहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अगर बात की जाए तो आजमगढ़ में भी प्रचार किया, तो वही बीजेपी की ओर से करहल सीट पे भी अखिलेश यादव के खिलाफ प्रत्याशी उतारा गया और ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि आपको कोई क्लीन स्वीप नहीं दी जाएगी। तो वही अगर काशी की बात करें तो काशी मजबूत किला माना जाता है बीजेपी का, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से ममता बनर्जी हो, जयंत चौधरी हो या कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हो, सबने अपनी अपनी ओर से उपस्थिति दर्ज करवाई। यहाँ पर सब यहाँ पे चुनावी मैदान में उतरे और यहाँ पे प्रयास ये किया गया कि भले ही गढ़ बीजेपी का हो, किला बीजेपी का हो, लेकिन यहाँ पर चुनौती बड़ी देनी पड़ेगी। और यही वजह रही कि अखिलेश यादव की ओर से यहाँ पर पीएम मोदी के रोड शो के 1 घंटे बाद ही रोड शो किया गया और उन्हीं गलियों से होकर गुजरा अखिलेश यादव भी, जिन गलियों से होकर गुजरे थे पीएम मोदी 1 घंटे पहले। तो कम से कम ये तो यहाँ पे माना जा सकता है कि काशी में चुनौती कोई बहुत आसान नहीं है इस बार बीजेपी के लिए। 17 में हालात कुछ और थे, 22 में थोड़े से डिफरेंट हालात है और ये बात बीजेपी भी बखूबी जानती है। हालांकि अगर बात करें काशी की दक्षिणी सीट की, तो दक्षिणी सीट को लेकर जो एक पोलिंग बूथ है वहां पर भी कुछ लोगों को अपने वोटर्स लिस्ट में नाम ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए कुछ लोग जो है यहाँ पे नाराज हो रहे थे। अभी सब कुछ ठीक हो गया भाई साहब यहाँ पे? हाँ ठीक हो गया। हाँ, सबको अपना नाम मिल जा रहा है? हाँ, ढूंढने पे नाम मिल जा रहा है सबका। और इका की जो अल्फा नंबर से किसी का है नहीं और वोटर लिस्ट में नाम आगे पीछे करके है और हम लोग डॉक्टर राजेश मिश्रा के लिए लगे हैं और लगे रहेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, अभी यहाँ पे सब ठीक हो गया मतदान केंद्र पर? सब ठीक है, सब सबके नाम मिल जा रहे हैं? सबके नाम मिल जा रही है। अभी एक महिला बहुत ज्यादा नाराज थी और गुस्सा के चली गई। नहीं मिल रहा है, अभी हम लेके खड़े, हमारा नहीं मिला, कुछ लोग और नहीं मिला है, खोज रहे हैं। 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं। हाँ, वेटिंग कर रहे हैं, खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सियासी लड़ाई के बीच कम से कम जो आज का दिन मतदान का है, वहां पर कुछ बूथों पर जो लोग हैं वो ईवीएम की शिकायत तो नहीं कर रहे हैं कि काम नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये शिकायत जरूर कर रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट बनाया गया उसमें उनका नाम गायब है। कुछ महिलाएं यही जिद करते हुए और नाराज होते हुए चली गई, लेकिन हाँ अभी यहाँ पे कह सकते हैं कि स्मूथली काशी की हर सीट पर वोटिंग चल रही है। नीलकंठ तिवारी ने अपना वोट दे दिया है, रविंद्र जायसवाल ने अपना वोट दे दिया है, तो कुछ बड़े चेहरे मिर्जापुर में वोटिंग चल रही है, इसी पर उन्होंने अपना वोट दे दिया है। पवन, तस्वीरें दिखाइए, लोगों से ही बात करिए। 1.5 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है मतदान प्रक्रिया को शुरू होते हुए और कितनी भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है मतदान केंद्रों पर? देखिए इस समय हम जो सेंट मैरी स्कूल है मिर्जापुर सदर जो विधानसभा है उसके बूथ पर खड़े हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद में यहाँ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यहाँ अपना वोट डालने आएंगे। उससे पहले तमाम जो लोग हैं आइए उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। अंकल, आप लोग यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कुछ मुद्दा है आपके दिमाग में, क्या सोच के वोट डालने आए हैं? सर, सरकार बने और वोट देने आए हम तो अपने।
नहीं, जब मतदान करने आते हैं तो कुछ सोच के आते हैं ना, क्या कुछ रहता है दिमाग में, क्या मुद्दे हैं? कोई दिमाग में मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, बिना मुद्दे के आप वोट डाल देंगे? बिल्कुल, बस अपना अधिकार है वोट देना, बस उसका प्रयोग किया जा रहा है, ओनली फॉर प्रयोग। आप भी यहाँ मतदान करने आए हैं, क्या कुछ है दिमाग में, कौन कौन से मुद्दे आपके दिमाग में, जहन में हैं? कुछ ना, हम लोग को केवल वोट देना है, वोट देने आए हैं, अधिकार का प्रयोग करने, बस हमारा अधिकार है वोट देने का, वोट दे रहे हैं। तो यहाँ लोगों की दिलचस्प एक जो बात है वो समझ में आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि बस मताधिकार का अपना प्रयोग करने आए हैं, वोट डाल रहे हैं, मुद्दा कोई नहीं है। कोनो मुद्दे नहीं है, कोनो मुद्दे नहीं है। चूंकि वोट करना है तो पहुंच गए वहां पर वोट डालने के लिए। पवन, आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ, एक खबर दर्शकों को दिखा देते हैं। बीजेपी नेता और सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने चंदौली का एक वीडियो ट्वीट किया है और लिखा है कि यूपी में सपाई गुंडों का तांडव लगातार जारी है। चंदौली में सपा प्रत्याशी की अगुवाई में बुजुर्ग भाजपा कार्यकर्ता दिग्विजय प्रसाद की मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। वे अधमरे पड़े हैं, तभी कहते हैं कि नई नहीं वही सपा है लाल टोपी वाले गुंडों की। तो ये लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि आप मतदान कीजिए, उसके बाद अपनी उंगली से सेल्फी लेके हमें आप भेज दीजिए। नंबर आपके सामने है टेलीविजन स्क्रीन पर, हम आपकी तस्वीर अपने टेलीविजन पर दिखाएंगे। सामने आया तो सबने यही कहा, अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया, वो सक्सेसफुल होता है नहीं, उस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, और गाजीपुर सीट की बात कर रहे हैं। संगीता बलवन बीजेपी से और जय किशन साहू एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है और इस पर भी सबकी नजर लगी हुई है। और संगीता, जिस तरह से बात हो रही थी कि वो पहले भी बहुत जबरदस्त बड़े मार्जिन से जीती थी, एक बार फिर से चुनावी मैदान में। वही घोसी सीट की बात की जाए तो विजय राजभर यहां पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि दारा सिंह चौहान इस वक्त एसपी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। और दारा सिंह चौहान को लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा उनके लिए जनसभा करते हुए कहा था कि इन्होंने सही समय पर गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा है, यानी कि बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। और वैसे तो संपर्क में लंबे समय से थे। गिरीश यादव बीजेपी के जौनपुर से, अरशद खान समाजवादी पार्टी की तरफ से। जौनपुर जिले के बारे में एक बात जान लीजिए, हर विधानसभा सीट पर तकरीबन 30 से 40 हजार यादव है और इसीलिए जौनपुर को भी अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ के बाद। बिल्कुल, मडियान सीट पर रमाशंकर सिंह पटेल और रविंद्र पटेल यहां पर चुनावी मैदान में हैं। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, 7वें चरण की मतदान शुरू हो चुका है और अब कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए भी देंगे। अपील तो हम कर ही रहे हैं, आप अपनी सेल्फी भी भेजिए। और देखिए, वो जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं या वो सीटें जिस पर जबरदस्त मुकाबला है। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय मोहम्मदाबाद सीट से मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से, शोएब अंसारी ही परिवार की तरफ से जबरदस्त फाइट यहां पर भी मानी जा रही है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कालीचरण राजभर बीजेपी जहूराबाद सीट, ओम प्रकाश राजभर। वैसे माना जा रहा है ओम प्रकाश राजभर की ये सीट फंस गई है। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट कही जा सकती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं घोरावल सीट। आप देख सकते हैं अनिल मौर्य बीजेपी से हैं, रमेश चंद्र दुबे एसपी से यहां पर एक दूसरे को फाइट देते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम सीटें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लड़ाई है। अशोक सिंह बीजेपी के मऊ सदर सीट, अब्बास अंसारी एसपी से हैं और एसपी गठबंधन से हैं और यहां पर भी जबरदस्त लड़ाई है। वहीं आजमगढ़ सदर सीट की बात कर रहे हैं, अखिलेश मिश्रा बीजेपी के और दुर्गा प्रसाद यादव एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में है। उसके बाद अनिल राजभर, अरविंद राजभर, जबरदस्त मुकाबला शिवपुर सीट पर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वो पहले नेता थे जिन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा था, मंत्री पद छोड़ा था और उसके बाद से वो लगातार बगावत करे। तो राजभर परिवार मैदान में। उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चित जो सीट है नीलकंठ तिवारी बीजेपी वाराणसी दक्षिण सीट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और फिर कामेश्वर दीक्षित का जब नाम सामने आया तो सबने यही कहा, अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया, वो सक्सेसफुल होता है नहीं, उस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, और गाजीपुर सीट की बात कर रहे हैं। संगीता बलवन बीजेपी से और जय किशन साहू एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते
दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है और इस पर भी सबकी नजर लगी हुई है। और संगीता, जिस तरह से बात हो रही थी कि वो पहले भी बहुत जबरदस्त बड़े मार्जिन से जीती थी, एक बार फिर से चुनावी मैदान में। वही घोसी सीट की बात की जाए तो विजय राजभर यहां पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि दारा सिंह चौहान इस वक्त एसपी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। और दारा सिंह चौहान को लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा उनके लिए जनसभा करते हुए कहा था कि इन्होंने सही समय पर गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा है, यानी कि बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। और वैसे तो संपर्क में लंबे समय से थे। गिरीश यादव बीजेपी के जौनपुर से, अरशद खान समाजवादी पार्टी की तरफ से। जौनपुर जिले के बारे में एक बात जान लीजिए, हर विधानसभा सीट पर तकरीबन 30 से 40 हजार यादव है और इसीलिए जौनपुर को भी अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ के बाद। बिल्कुल, मडियान सीट पर रमाशंकर सिंह पटेल और रविंद्र पटेल यहां पर चुनावी मैदान में हैं। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 7वें चरण की मतदान शुरू हो चुका है और अब कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए भी देंगे। अपील तो हम कर ही रहे हैं, आप अपनी सेल्फी भी भेजिए। और देखिए, वो जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं या वो सीटें जिस पर जबरदस्त मुकाबला है। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय मोहम्मदाबाद सीट से मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से, शोएब अंसारी ही परिवार की तरफ से जबरदस्त फाइट यहां पर भी मानी जा रही है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कालीचरण राजभर बीजेपी जहूराबाद सीट, ओम प्रकाश राजभर। वैसे माना जा रहा है ओम प्रकाश राजभर की ये सीट फंस गई है। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट कही जा सकती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं घोरावल सीट। आप देख सकते हैं अनिल मौर्य बीजेपी से हैं, रमेश चंद्र दुबे एसपी से यहां पर एक दूसरे को फाइट देते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम सीटें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लड़ाई है। अशोक सिंह बीजेपी के मऊ सदर सीट, अब्बास अंसारी एसपी से हैं और एसपी गठबंधन से हैं और यहां पर भी जबरदस्त लड़ाई है। वहीं आजमगढ़ सदर सीट की बात कर रहे हैं, अखिलेश मिश्रा बीजेपी के और दुर्गा प्रसाद यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें ध्यान मुद्रा में बैठ गए हैं, मंदिर में इस समय मौजूद हैं। 7वें चरण का जो रण चल रहा है, जाहिर तौर पर अपनी पार्टी के लिए जीत और एक बार फिर से 2017 की तरह बम्पर सीटें मिलने की कामना करते हुए मंदिर में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक तरफ काशी के कुरुक्षेत्र में वोटिंग चल रही है और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ को मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए आप देख सकते हैं। पूरा भरोसा, पूरी उम्मीद है उनको कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। न्यूज़ 18 को दिए अपने इंटरव्यू में भी इस बात का उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर से हम 325 का अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। गोरखपुर से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद चहलकदमी करते हुए नजर आए। तो आज 54 सीटों पर मतदान चल रहा है और देखिए आज का मतदान, जो 54 सीटें ईवीएम में कैद हो जाएगी यहाँ पर प्रत्याशियों की किस्मत, ये कुल 403 जो पूरी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें हैं वो पूरी कर देगी। 10 तारीख को ये पिटारा खुलेगा, जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी उसके बाद पता लगेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन बीजेपी का पूरा भरोसा, पीछे इंटरव्यू में भी आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी भारी मतों के साथ जीतेगी, बम्पर सीटों के साथ जीतेगी और अपना पिछला रिकॉर्ड ही तोड़ेगी। पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कंचन, सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर में होते हैं उनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है। उनकी सुबह इसी तरीके से शुरू होती है, मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं, वो गौशाला भी जाते हैं, वहाँ पर गायों को चारा खिलाते हैं। उसके बाद जनता दरबार भी लगाते हैं जिसमें तमाम फरियादी पहुँचते हैं, उनकी शिकायतों और समस्याओं को सुनते हैं, उसका समाधान भी करते हैं। और हमने देखा था जब वो नॉमिनेशन करने जा रहे थे तब भी इसी तरीके से गुरु गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी, आशीर्वाद दिया था और उसके बाद नॉमिनेशन करने गए थे। जब गोरखपुर में वोटिंग हो रही थी उस दौरान भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी और आज जबकि 7वें चरण की वोटिंग चल रही है तब भी वो गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं। कई बार चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों के प्रति उनका प्यार हम देख चुके हैं। बिल्कुल, इस तरह की तस्वीरें अक्सर उनके सामने आती है। जैसे ही उनके सामने कोई आता है लार दुलार जरूर करते हैं, बच्चों से बातचीत जरूर करते हैं, किसी जरूरतमंद से बात जरूर करते हैं। फिलहाल सुबह तड़के आप देख रहे हैं घर से बाहर जब अपने मंदिर निकले हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करके घर वापस लौटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज जिन ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद होगी उसमें योगी सरकार के 6 मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा है। तो वर्तमान में 5 मंत्री हैं और कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कड़ी चुनौती देते हुए
बीजेपी प्रत्याशियों को नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनी जीत का पूरा भरोसा है और पूरा दावा कि इस बार भी ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में ही आने वाली है। और आप देखिए, अब सीएम योगी मंदिर से निकल चुके हैं, वो गौशाला की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। पूजा पाठ करने के बाद वो गौशाला में ज़रूर जाते हैं। वहाँ पर आप देखिए गायों को चारा खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं और दुलार भी करते हैं। इसके बाद सीएम योगी कुछ लोगों से मुलाकात भी करेंगे जो कि गोरखनाथ मंदिर में इस उम्मीद के साथ पहुँचते हैं कि महाराज जी के दर्शन होंगे। तो यहाँ पर ये सब कुछ हर बार देखने को मिलता है जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ में होते हैं, तब वो इसी प्रकार से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और आज अमित, हाँ, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं, दिल को शांत करने वाली तस्वीरें, क्योंकि एक तरफ गहमा गहमी बनी है। जो आज जो रण चल रहा है जिसमें 54 सीटों पर जो लड़ाई चल रही है, वहां पर प्रत्याशी जितने भी हैं, मतदाता जितने भी हैं, वो सभी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घर से बाहर निकलने के लिए भी एक्साइटेड। लेकिन ये तस्वीरें मन को शांत करने वाली हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी जो हैं, देखिए पूजा पाठ करने के बाद अपने गौशाला पहुंचे हैं और ये गांव के बीच में उनको खिलाते हुए, चारा खिलाते हुए भी तस्वीरें, अक्सर इस तरह की तस्वीरें आती हैं। और ये आज की तस्वीरें हैं जो बेहद खास है, क्योंकि 7वें चरण का मतदान चल रहा है। और आनंद दुबे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भुवन जोशी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आनंद दुबे जी, एक तरफ 7वें चरण का मतदान हो रहा है और दूसरी तरफ गोरखपुर से तस्वीरें आ रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए, गौशाला में गायों को चारा खिलाते हुए। क्या संदेश दे रही हैं तस्वीरें पूर्वांचल की इस आखिरी रण के दौरान? देखिए, योगी जी की ये नियमित दिनचर्या है। जब भी वो गोरखपुर में होते हैं, गुरु गोरखनाथ मठ में होते हैं, वो इसी तरह की दिनचर्या का पालन करते हैं। हाँ, वो लोग जो कभी कदार चुनाव के समय में मंदिर जाते हैं, ऐसे लोगों को योगी जी ये संदेश दे रहे हैं कि भाई जो दिनचर्या है उसी को अपनाओ। चुनाव के समय सिर्फ चुनावी हिंदू बनकर लोगों को ठगने का काम ना करो। और कुल मिलाकर ये है कि जिस तरह से पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में हमने अपनी सरकार चलाई है, खासकर पूर्वांचल में ये जो पूरा इलाका है वो अपराध से, अराजकता से, गुंडागर्दी से और भ्रष्टाचार से घिरा हुआ था। हमारी सरकार ने इन सभी चीजों का, गुंडों का भी सफाया किया है, भ्रष्टाचार का भी सफाया किया है। और आज उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 7वें चरण का चुनाव 350 के पार हमको ले जाने का काम करेगा। तिथि 7 मार्च और प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हुआ है। मतदाताओं में भारी उत्साह है। खासतौर पर माताओं बहनों के बीच मन में चुनाव को लेकर के, सरकार की सुरक्षा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अत्यंत अभिनंदनीय है। 9 जनपदों की जिन 54 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, मेरी सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह न केवल उनका अधिकार है, बल्कि यह उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी आग्रही बनाता है। मेरी अपील है सभी मतदाता भाइयों बहनों से कि सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए प्रदेश के अंदर हम भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई व्यवस्था के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में जाएं और हर वयस्क मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपका एक मत प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। सभी मतदाता भाइयों को मैं 7वें चरण के मतदान के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और मतदान के लिए सबसे मैं अपील भी करता हूं। सुन रहे थे पूजा पाठ उन्होंने करा है
गौशाला जाके गायों को चारा भी दिया। इस पर मैं आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं और उनसे जब बात कर रहे थे मेरे सहयोगी, तो उन्होंने कहा कि 7वां चरण अपराध जगत में एक बड़ा बदलाव और अपराधियों को खत्म करने वाला है। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो 607 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी, उसमें 23% यानी कि 170 कैंडिडेट्स जो हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने भी 19 ऐसे कैंडिडेट्स उतारे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। क्या रिएक्शन है आपका? आनंद दुबे जी, ये सवाल आपसे था। ठीक है, भुवन जोशी के पास यही सवाल लेकर चलते हैं। भुवन जोशी जी, सभी दागियों की बात करते हैं, सभी माफियाओं की बात करते हैं, सभी ये कहते हैं कि जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले हैं इनको हम पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जब चुनाव आता है तो देखने को ही मिलता है कि सभी को दाग अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, और इस बार तो आपके 20 कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो इस 7वें चरण के मतदान में प्रत्याशी बने हैं। देखिए, 2017 से जो 22 का कार्यकाल था माननीय योगी जी का, तो उसमें सभी ने देखा कि अपराधी तो इनके घर में ही है। चाहे आप वो चिमयानंद जी को देख लीजिए, चाहे इनके सहगल जी को देख लीजिए, चाहे गृह राज्य मंत्री के बेटे को देख लीजिए, इनके परिवार में ही अभी जो ले नहीं पाए, इस्तीफा अभी तक नहीं ले पाए, क्योंकि 4 किसानों की जघन्य हत्या कर दी। अच्छा भुवन जोशी, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, आप सीधा जवाब दीजिएगा। मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार से अखिलेश यादव ने दूरी बनाई थी 2017 में, जब शिवपाल यादव उनको पार्टी में शामिल करवाना चाहते थे। बनाई थी दूरी? आप कहेंगे हाँ बनाई थी। इस बार जब ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी के बेटे को अपने पार्टी सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारा, तो क्या अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय ओम प्रकाश, वो हमारे नहीं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कैंडिडेट है। एक विषय तो पहले तो ये क्लियर कर दूं। अरे तो आपके सहयोगी हैं या नहीं है वो? तो मैं आ रहा हूँ विषय पर आपके, मैं पूरा जवाब दूंगा आपको, थोड़ा सा धैर्य से सुनिए आप। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जहां तक उनके व्यक्तिगत जो कैंडिडेट है, उनके बैकग्राउंड को, अपने खुद के बैकग्राउंड को अगर आप चेक करेंगे तो मेरे को लगता नहीं कि उनका कोई किसी भी प्रकार का विवाद से कोई नाता है। तो फिर 2017 में करवा लेते ना शामिल, फिर काहे दूरी बना ली थी? 17 में मैसेज देना था कि हम दागियों से दूर हैं, और 22 में वही दागे अच्छे लग रहे हैं। बने रहिए आप सभी लोग हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी से अपील, अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो घर से बाहर निकलिए, मतदान करिए, सेल्फी लीजिए, हमें भेजिए, हम उसे दर्शकों के साथ साझा करेंगे ताकि आप प्रेरित कर पाए उन लोगों को जो कि अभी तक मतदान नहीं कर पाए।